न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं। ठीक है, इन 100 प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, जनरल साइंस का। और आपको पता है दोस्तों, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन के साथ बताते चलता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन लगाना है, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों मैं जो भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा उसे पूरे ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, यहाँ देखिए ये अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, और हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक, जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में आपको कंप्यूटर स्क्रीन में देखने को मिलेगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा रहेगा, सिर्फ अंग्रेजी अंग्रेजी में लिखी रहेगी और हिंदी हिंदी में लिखी रहेगी। ठीक है, बाकी तीनों सब्जेक्ट जो रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट होकर आपको मिलते हैं। क्वेश्चन है, द्रव्यमान m का एक पिंड वेग v से एक दीवार पर टकराता है और समान वेग से वापस उछलता है, इसके संवेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब जो स्टूडेंट मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुके हैं, तो उनको क्या होगा, अब ये सब सवाल बनने लगेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से दोस्तों छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारे टॉपिक कवर करा चुका हूँ। ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा है जनरल साइंस में। देखो भाई, बचने के लिए तो इतना बचा है, अथाह सागर है ज्ञान का। ठीक है, लेकिन जो हमें लगता है कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए था, ठीक है, हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुका है। एनसीईआरटी पढ़ लिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा लिए। ठीक, तो अब जो कुछ स्टूडेंट मुझे बोलेंगे सर ये आप रिपीट क्वेश्चन करा रहे हो। भाई रिपीट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे हम, है ना। तो देखिए, द्रव्यमान m का एक पिंड वेग v से एक दीवार पर टकराता है। सबसे पहले मुझे बताइए दोस्तों कि यहाँ संवेग में परिवर्तन बोल रहा है, तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है भाई द्रव्यमान गुणित वेग। क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है। ठीक है, मतलब दोस्तों अगर मैं कहूँ कि p बराबर क्या होता है, m इंटू v होता है। p क्या है? संवेग है, m द्रव्यमान है और v वेग है। p बराबर क्या होता है? mv होता है। ये चीज़ आपको पता हो गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान m का एक पिंड वेग v से एक दीवार पर टकराता है। ठीक है, दीवार मान के चलो ये थी, तो यहाँ पर ये पिंड जाके टकराएगा, तो जाते समय इसका संवेग हो जाएगा m इंटू वी। ठीक है, क्या हो जाएगा? जाते समय m इंटू वी, और जब वापस टकराएगा दोस्तों तो इसका हो जाएगा माइनस एम वी। ठीक है, अगर दोस्तों अब यहाँ बोल रहा है कि संवेग में परिवर्तन क्या होगा, तो परिवर्तन निकालने के लिए दोस्तों याद रखना, बाद वाली चीज़ से पहले वाली चीज़ घटाते हैं। कैसे? मैं आपसे कहूँ कि आपकी उम्र 2 साल पहले 10 वर्ष थी और अब हो गई है आपकी उम्र 12 वर्ष। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, कितना परिवर्तन हुआ? आप कहोगे सर 2 साल का परिवर्तन हो गया। तो 12 में से 10 घटाओगे कि 10 में से 12 घटाओगे? बताओ, 12 में से 10 घटाओगे तभी तो 2 आएगा ना, और अगर 10 में से 12 घटाओगे तो -2 हो जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए याद रखना, बाद वाली चीज़ में से पहली चीज़ घटाई जाती है। तो बाद वाला हो गया माइनस एम वी और पहला वाला हो गया एम वी, और घटाऊंगा तो ये भी माइनस एम वी हो जाएगा। दोनों को घटाने में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -2m हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हवा में नियत ताप पर ध्वनि की चाल कैसी होती है? ठीक है, तो हवा में देखिए दोस्तों, हवा क्या होती है? हवा मतलब वायु, एयर होती है ना। नियत ताप कह रहा है मतलब फिक्स टेम्परेचर है। ठीक है, और ध्वनि की चाल पूछ रहा है, तो याद रखना दोस्तों, यदि दाब बढ़ेगा, ठीक है, तो दाब में वृद्धि भी होगी, तो उसके साथ हमेशा याद रखना ध्वनि की चाल क्या रहती है? समान रहती है, ध्वनि की चाल नहीं बदलती। ठीक है, दाब में वृद्धि के साथ भी ध्वनि की चाल समान रहती है। आपको मैंने बता चुका हूं दोस्तों कि जो ध्वनि होती है उसकी चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। ठीक है, और ध्वनि क्या होती है? निर्वात में गमन कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। अगर आप अंतरिक्ष में जाके बात करोगे तो आपको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि ध्वनि जो है दोस्तों याद रखना, निर्वात में गमन नहीं करती। ध्वनि कैसी तरंग होती है भाई? ध्वनि होती है अनुदैर्घ्य तरंग। प्रकाश कैसी तरंग होती है भाई? प्रकाश होती है सर अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य क्या होता है, ये सब चीज़ें समझना है तो आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप जाओ प्लेलिस्ट में, वहाँ ढेर सारे वीडियो बने हुए हैं साइंस के, उनको देख लो, है ना।
चलिए, जो स्टूडेंट अब अभी अभी जुड़ रहा है मुझसे तो उन्हें दोस्तों थोड़ा तकलीफ तो होगी समझने में, लेकिन जो स्टूडेंट मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो वो तो दोस्तों बादशाह बन चुके हैं जनरल साइंस के। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आपको और याद रखना है कि आपको पता होगा कि जो मनुष्य की ध्वनि की श्रव्यता परिसर होती है वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ भाई, ये सब आपको आगे पूरे क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे देखने को विभिन्न एग्जामों में। ठीक, ये सब क्वेश्चन के फैक्ट बताता हूँ मैं, है ना। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, जो स्पष्ट प्रतिध्वनि मतलब हमको क्लियर आवाज़ सुनाई दे, तो जो आवाज़ हमसे टकरा के वापस आती है तो उसके बीच की दूरी होना चाहिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17.2 मीटर। कितनी होना चाहिए? 17.2 मीटर। इसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। अब आयाम क्या होता है सर? आयाम होता है, ये मान के चलो तरंग है तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता मतलब ध्वनि, जैसे मैं तेज बोलता हूँ तो मेरी जो आयाम होगा वो ज़्यादा होगा, और यदि कोई मद्दा बोलता है तो उसका आयाम कम होगा। इसी प्रकार से दोस्तों तारत्व होता है एक, तो ध्वनि का तारत्व याद रखना कंपन की आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है, और फ्रिक्वेंसी का मात्रा हर्ट्ज होता है। पतली आवाज़ और मोटी आवाज़, ये सब क्या है? इसी को कहते हैं तारत्व। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने सीरियस होकर पढ़ा होगा तो आपको सब चीज़ें आसान लगेंगी, और ये सब फैक्ट क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, संरचना के स्तर देखे जा सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, संरचना के स्तर देखे जाते हैं बहुकोषीय जीव में। अब ये बहुकोषीय जीव क्या होते हैं? तो भैया एक कोषीय जीव एक कोशिका से बनता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया। और बहुकोषीय जीव कैसे बनते हैं? तो बहुकोषीय जीव एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य हो गया, पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए। ठीक है, ये सब बहुकोषीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखना संरचना के स्तर किसमें देखने को मिलेंगे? बहुकोषीय जीवों में देखने को मिलते हैं। लकड़ी किसका उदाहरण है भाई? बताने की जरूरत है क्या? लकड़ी लेना और लकड़ी के आर पार दिखाई देगा आपको क्या? नहीं दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा आपका अपारदर्शी। ठीक है, पूर्ण पारदर्शी क्या होता है? पूर्ण पारदर्शी मान के चलो दोस्तों कांच होता है। ठीक है, कांच के आर की पार दिखाई देता है। आंशिक पारदर्शी क्या होता है? आंशिक पारदर्शी में क्या करना आप, एक क्या करना, पॉलीथीन लेना और पॉलीथीन को देखना। ठीक है, पॉलीथीन से थोड़ा थोड़ा उधर पॉलीथीन के दूसरे साइड की जो चीज़ होगी वो हल्की हल्की दिखाई देगी, उसे कहते हैं आंशिक पारदर्शी। और बहुलक क्या होते हैं? पॉलीमर। ठीक है, बहुमल मतलब संश्लेषित रेशे, और बहुलक पढ़ाया था ना मैंने। बहुलक क्या होते हैं? रेयान हो गया, नॉयलॉन हो गया, ठीक है, टेरिकोट हो गया, टेरिलीन हो गया, सब पढ़ा चुका हूँ मैंने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु द्वारा जंतु में उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो विषाणु द्वारा जंतु में उत्पन्न होने वाला रोग मुख्य तथा खुर रोग होता है। ठीक है, ये विषाणु से होता है। किस में होता है सर? गाय में होता है सर, भैंस में होता है सर, भेड़ में होता है और बकरी में होता है। अच्छा, ये एंथ्रेक्स किससे होता है सर? एंथ्रेक्स से जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। और एंथ्रेक्स को पुष्पराग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पराग भी कहते हैं। ठीक है सर, ये एस्परजिलोसिस क्या लिखा है सर? तो एस्परजिलोसिस का मतलब होता है भाई, ये होता है कवक से। किससे होता है? कवक। कवक आने क्या होता है? फफूंद। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंथ्रेक्स जीवाणु से, एस्परजिलोसिस कवक से, और मुक्त तथा खुर रोग किससे होता है? विषाणु या वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुगाली करने वाले पशु के आमाशय के कोष्ठों की संख्या होती है। अब जो पहली बार आया होगा तो उससे पता ही नहीं होगा जुगाली क्या होती है। आपने देखे होंगे जो गाँव में जो जानवर होते हैं, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, वो घास आस खाते रहते हैं, भूसा खाते रहते हैं। तो देखना उसके बाद अपन कहते हैं कि पगरा रहे हैं, कहते हैं ना, पगराते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, लार टपकाते रहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं जुगाली करना। ऐसा क्यों करते हैं? वो क्या करते हैं, जो जानवर होते हैं वो फटाफट क्या करते हैं, घास भूसा को खा लेते हैं और अपने पेट में ले जा लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, वो धीरे धीरे अपने मुंह मलाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे मुंह मलाते हैं और उसको क्या करते हैं, चबाते रहते हैं और उसका आनंद लेते रहते हैं। तो अमाशय में जो कोष्ठ होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। अमाशय जो होते हैं 4 भागों में बटे रहते हैं, और ऐसे जानवरों को रोमंथी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयस्क में मौजूद रेता, चूना, पत्थर, चट्टानी सामग्री जैसे अवांछित धरती की अशुद्धता को क्या कहा जाता है? सबसे पहली चीज़ तो बताओ मुझे भाई, अयस्क क्या होता है?
अयस्क क्या होता है, जैसे मान के चलो दोस्तों कोई पत्थर हो गया, सेल हो गया, ठीक है, उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ज़मीन से खोदते हैं और उसमें से जो कीमती तत्व होते हैं ना उसको निकालते हैं, तो उसको अयस्क कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, रेता, चूना, पत्थर, चट्टान जैसी सामग्री रहती है, उसे कहा जाता है गैंग, ठीक है, गैंग कहा जाता है और हिंदी में अधात्री कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? तो मानव में मेरु तंत्रिका की संख्या होती है 31 जोड़ी। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2017 में, और ये क्वेश्चन 2020 या 21 के एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में फिर से पूछा गया। तो आप देख लो भाई, है ना, अपने स्तर पे देख लेना कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन 31 जोड़ी वाला एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 4 साल बाद रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि से एमपीपीएससी और व्यापम का कहीं से लेके कहीं तक कोई संबंध नहीं होता, लेकिन भाई जब पुस्तक उठाएगा एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला, तो पुस्तक तो उसको साइंस की ही दी जाएगी ना, ठीक है। तो क्या करेगा वो, क्वेश्चन तो साइंस की ही देगा ना, तो रिपीट होते हैं। इसलिए तो कहता हूँ मैं कि रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन रिपीट ना हो सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा बहुत क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, या ये, लेकिन ये क्वेश्चन सेम आया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया के जलीय विलयन में क्या होता है? सर अमोनिया तो क्या होता है हमको पता ही नहीं है। NH3 जो होता है अमोनिया होता है, इसमें H2O मिला दिए तो ये जल मिला दिए तो ये अमोनिया का जलीय विलयन बन गया। तो क्या बनेगा सर? तो बन जाता है भाई NH4 प्लस बनता है, और ये बनता है आपका OH माइनस, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लियर, NH4 प्लस OH माइनस, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम के निम्न गुणों में से कौन सा इसके लिए उत्तरदायी है? अच्छी ऊष्मीय चालकता तो उसमें होनी चाहिए भैया, ठीक है। विद्युत चालकता हमको कोई ज़रूरत तो ना है, हमको तो चूल्हे और गैस में खाना बनाना है, ठीक है। लचीलापन, वहाँ लचीलेपन का कोई उद्देश्य नहीं है। उच्च गलनांक बिंदु, हाँ गलनांक बिंदु उच्च होना चाहिए। पता चला भैया हमने ऐसा बर्तन खरीद के लिया है कि उसको गैस के ऊपर रखे और वो पिघल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों चीज़ें होना चाहिए किसी भी पदार्थ के अंदर, और वो होती है एल्यूमिनियम के अंदर, ठीक है। इसलिए दोस्तों याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 4 इसके सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? और देखिए भाई, ठंडा पानी और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया, देखो सबसे पहली बात तो धातु बोल रहा है, मैंने आपको बताया था धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है, ठीक है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती है। सोडियम और पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं क्या सर? बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं, बहुत अभिक्रियाशील धातु हैं, इसलिए तो इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसको? सोडियम और मैग्नीशियम को। सर ये कैल्शियम क्या है सर? तो याद रखना भैया, कैल्शियम भी बहुत अभिक्रियाशील धातु होती है, लेकिन मैग्नीशियम और सोडियम से थोड़ा कम होती है, ठीक है, तो याद रखना। लेकिन ये Fe क्या है सर? Fe बोलता है आयरन। क्या होता है? आयरन। आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। तो याद रखना दोस्तों, 3 तत्वों के नाम बता रहा हूं मैं आपको, एल्यूमिनियम, लोहा, लोहा मतलब Fe, और आपका जिंक मतलब Zn। ये तीनों याद रखना, ये ठंडे और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके दोस्तों फिर क्या बनाती हैं? ये धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना लेती हैं। इसी का नाम है साइंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा धातुओं में आमतौर पर नहीं देखा जाता? प्रकृति में ध्वन्यात्मक, देखो धातु जो होती है उनको पटकते हैं ना या ठोकते हैं तो टन की आवाज़ आती है। क्या आती है? टन की आवाज़ आती है, तो ये तो सही हो गया। विद्युत चालन, धातु है विद्युत एवं ऊष्माकिसु चालक होती हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। ये नीरसता क्या लिखा, डलनेस क्या लिखा है भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। लचीलापन, हाँ धातु है लचीलापन, इसमें होती है डक्टिलिटी, ठीक है। नीरसता इसका आंसर हो जाएगा। नीरसता धातुओं में आमतौर पर नहीं दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा पदार्थ किसके साथ अपनी चमक खो देता है और हरे रंग की परत बनाता है? तो याद रखना, कॉपर कार्बोनेट आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा मूल कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है? मूल कॉपर कार्बोनेट, जिसे हम क्या कह सकते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी कह सकते हैं। क्लियर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी खाद्य श्रृंखलाओं में प्रथम कड़ी कौन सी होती है? तो प्रथम कड़ी भाई होती हैं, हरे पौधे होते हैं, हरे पादप होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता नहीं दोस्तों, उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं जो द्वितीय कड़ी में आते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता जो तृतीय कड़ी में आते हैं वो मांसाहारी होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम द्रव्यमान 1 जूल की गतिज ऊर्जा रखता है तब उसकी चाल क्या होगी। यहाँ आ गया न्यूमेरिकल और कुछ स्टूडेंट न्यूमेरिकल देखकर भाग जाते हैं, सर ये क्या पूछ लिया। आपको पता होगा भाई E बराबर होता है, E मतलब गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। मुझे निकालना है चाल मतलब भी निकालना है, तो यहाँ भी निकालूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो वैल्यू रखो। E की वैल्यू है, गतिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी है 1 जूल, तो 1 के बराबर ये रख दिया ना, 1/2 यहाँ रख दिया। m कितना है, किलोग्राम द्रव्यमान 1 है, गुणित 1 रख दिया। v² मतलब भी मुझे निकालना है, ठीक है। ये देखो सब 1 1 1 है, तो v² बराबर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, v² बराबर हो जाएगा आपका 2। इसको हटाऊंगा तो ये चल जाएगा √2 में। √2 की वैल्यू होती है 1.414। √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आंसर कौन सा होगा, 1.4 मीटर प्रति सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडा एसिड से आग कैसे बुझ जाती है। तो देखियो भाई सोडा एसिड क्या होता है, सोडा एसिड होता है, इसमें क्या होता है, अंदर भरा रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, ठीक है। और क्या होता है, जैसे ही हम इसको निकालते हैं तो ये क्या होता है, इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों जो आग रहती है उसके ऊपर लेयर बना लेती है, तो हवा की आपूर्ति क्या होती है, कट जाती है। हवा की आपूर्ति नहीं मिलेगी तो आग जलती है क्या, क्योंकि कोई भी पदार्थ दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं जलता। तो हवा की आपूर्ति कटने पर दोस्तों सोडा एसिड से आग बुझ जाती है। क्लियर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत अपघट्य क्या होता है, इसकी बताने की जरूरत नहीं है। एक द्रव जो धारा का चालन करता है विद्युत अपघट्य कहलाता है, ठीक है। और याद रखना, अम्ल, क्षार और जो लवण होते हैं उनके विलयन के रूप में दोस्तों ये विद्युत अपघट्य ज़्यादातर पाया जाता है। 16 मिनट का वीडियो हो गया और अभी 17 क्वेश्चन हुए हैं, स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, ठीक है। जीन की संरचनात्मक इकाई किसकी बनी होती है, तो जीन की संरचनात्मक इकाई बनी होती है DNA से, और DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के सीधे अनुपात में है इसे निम्न के साथ गतिशील कहा जा सकता है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, चाल बराबर क्या होता है भाई मेरे, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा तो बोलता बहुत अच्छा से क्लियर हूँ मैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है दूरी समय के सीधे अनुपात में है, दूरी समय के सीधे अनुपात में है, मतलब दोस्तों ये इनका अनुपात सीधा है, तो ये चाल कैसे हो जाएगी, ये भी सीधी होगी ना, नियत हो जाएगी, तो नियत चाल हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट बियर क्या है। ग्रेट बियर भैया एक तारामंडल होता है। ग्रेट बियर का मतलब होता है एक विशाल भालू या बड़ा भालू, इसे उर्सा मेजर भी कहते हैं। सप्तऋषि तारामंडल देखा होगा आपने, ठीक है, जिसको देख के हम ध्रुव तारा की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष भाई साहब दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रकाश वर्ष भाई साहब दूरी का मात्रक होता है, डिस्टेंस का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं, कमेंट करके बताना जरा, ठीक है। आपकी मेमोरी देखना चाहता हूं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर और एक पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष, ठीक है। कम से कम मैंने 8 से 10 बार इस क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शिशु प्रजक जंतु है। भाई शिशु प्रजक मतलब जो शिशु देता है, बच्चा देता है, तो कौन देता है, मनुष्य ही देता है ना, शिशु, ठीक है। बाकी ये तीनों क्या है, मछली, छिपकली और मेंढक, ये सब अंड प्रजक हैं, अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी अंडा देती है वैसे ही मछली, छिपकली, मेंढक ये सब अंडे देते हैं। और मनुष्य क्या देते हैं, मनुष्य के बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इन्हें शिशु प्रजक जंतु कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, शिशु प्रजक को जरायुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज भी कहते हैं, ये बात आपको पता होना। अगर जरायुज जंतु पूछ लिया तो आप वहीं कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साबुन का विलयन कैसा होता है, तो साबुन का विलयन मेरे भाई क्षारीय होता है, एल्केलाइन होता है। इसको बताने की जरूरत है क्या, नहीं है। चिकनाहटपन आती है हल्की सी साबुन में, वही होती है, क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए हुलाक गिब्बन कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो इसको बताने की जरूरत तो मुझे नहीं थी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं कि ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, असम में स्थित हैं।
क्लियर। चलिए, बॉल बेरिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाते हैं? घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, डिस्क्रीज फ्रिक्शन घर्षण कम करने के लिए बॉल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब बेरिंग क्या होती है? तो बेरिंग आपके जो साइकिल चलाए होगे ना, तो साइकिल में देखना रिंग के बीच में एक बेरिंग लगी रहती है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको बेटा आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। कॉन्सेप्चुअल आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और इसको जब तक आप एनसीईआरटी डिटेल में नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको नहीं समझ में आएगा। एनसीईआरटी डिटेल से पढ़ने में वहाँ बच्चों जैसा सब चीज़ सिखाया जाता है। ठीक है। चलिए, किसी वस्तु के आवेशित होने का अधिक निश्चित परीक्षण क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। देखिए, समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये लोहा है, ये चुंबक है। अगर मैं ये लोहा है, ये चुंबक है, चुंबक की तरफ क्या हो आकर्षित होती है? लोहा। तो देखो, ये आवेशित है कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर दोनों प्रतिकर्षित हो रहे हैं तो इस बात की 100% गारंटी है। क्योंकि देखो, चुंबक लोहा को तो खींच लेगी, तो आकर्षण से पता नहीं चलेगा कि हमको ये लोहा है कि नहीं आपका आवेशित। लेकिन अगर ये प्रतिकर्षण होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं, ठीक है, तो पता चल जाएगा मेरे भाई कि दोनों आवेशित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCl का मुख्य कार्य क्या होता है? HCl का मुख्य कार्य होता है पेप्सी निर्माण हेतु पीएच मान को बनाए रखना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पर निकलता है HCl? जरा कमेंट करके बताना मुझे। पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। प्रतिक्रिया जस्ता प्लस कॉपर सल्फेट मिश्रण, जस्ता सल्फेट मिश्रण प्लस कॉपर इंगित करता है कि धातु जो प्रतिक्रिया श्रृंखला में कम दिखाई देता है। इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, और आपको घबराहट शुरू हो जाती है कि ये कहाँ से पूछ लिया। और आपको मैंने प्रतिक्रियाशील मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताया था, विस्थापन अभिक्रिया बताया था कि उसमें क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है। तो क्या होगा भाई, जो कम दिखाई देता है वो क्या होगा? जो विस्थापित होगा। तो कॉपर जस्ता, कॉपर सल्फेट और जस्ता लिखा है, ठीक है, तो यहाँ कॉपर का क्या होता है? विस्थापन हो जाता है। तो Cu आंसर होगा ना इसका, Cu कॉपर। कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। ठीक, सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जिंक का 30 होता है। निम्न में से कौन सी सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? इसको बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। सोडियम। ठीक, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु सोडियम। मिट्टी के तेल में इसको रखना पड़ता है, अगर खुले में रखोगे तो क्या होगा? आग लग जाएगी। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जली विलयन में लाल लिटमस विलयन नीले रंग में बदल जाता है। देखिए, अनील लाल नीले में बदल रहा है। देखो, यहाँ बहुत अच्छे से करना इस प्रकार क्वेश्चन को। एक जली विलयन में लाल लिटमस विलयन नीले रंग में बदल जाता है। देखो, लाल बदल रहा है नीला में, मतलब यहाँ 100% क्या है भाई मेरे? क्षार है। ठीक है, क्या है? क्षार है। तो निम्न में से कौन सा विलयन बदलने के लिए विपरीत होगा? इसमें क्षार है, और क्षार को हमें बदलना है तो उसमें क्या डालना पड़ेगा? एसिड डालना पड़ेगा। और एसिड कहाँ? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के, जो है मैं घुमा देते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपने गलती किए, और आपको पता है सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन के बीच में मात्र 4 या 5 नंबर का अंतर आता है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है भाई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा खरपतवार है? बथुआ की भाजी। बथुआ की भाजी खरपतवार है। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत तेज़ी से बता देना चाहता हूँ, खरपतवार दोस्तों याद रखना, आप घास कचरा देखते हो ना, ये खरपतवार नहीं होता। ठीक, पहली चीज़ दिमाग में ये सेट कर लो। खरपतवार का मतलब होता है ऐसी चीज़ें दोस्तों जो वांछित फसलों के साथ उगती है। मान के चलो, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे गेहूं की फसल लगाना है, और गेहूं की फसल में मान के चलो मक्का उग जाता है, तो मक्का वहाँ खरपतवार हो जाता है। और अगर मक्का की फसल मुझे लेना है और वहाँ गेहूं उगती है, तो उसे हम खरपतवार कहते हैं। मतलब दोस्तों, अवांछित फसल, मतलब हम जो नहीं चाहते वो सब चीज़ क्या होती है? खरपतवार होती है। ये बथुआ की भाजी देखना ज़बरदस्ती में क्या होती है? खेत में उगती है। अगर आप किसान के पुत्र होगे तो ठीक है, नहीं तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि मैं तो किसान का पुत्र हूँ और बथुआ की भाजी मैं खाता भी हूँ। ठीक, खाते हैं बथुआ की भाजी को, खरपतवार है बथुआ, लेकिन उसके बाद भी खाते हैं और बहुत फायदा करती है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो नायलॉन वन उत्पाद नहीं हो सकता। बाकी कास्ट मतलब लकड़ी, गोंद और शहद, ये सब आपको कहाँ से मिल जाएंगे? जंगल से मिल जाएंगे। नायलॉन नहीं मिलता। नायलॉन क्या होता है? पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण कौन सी होती है? तो बताने की जरूरत पड़ेगी इसको क्या? बताइए मुझे। इसमें हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों लाल। लाल किरण की जो होती है तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। कौन से रंग की? लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है तो गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा में हानि ठंडू वस्तु द्वारा ग्रहण ऊष्मा से क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है। ठीक है,
मान के चलो यहाँ कोई गर्म वस्तु रख दो और इस ठंडू वस्तु रख दो और दोनों को संपर्क में लाओगे तो ये गर्म वस्तु देखना थोड़ी ठंडी होगी, लेकिन ये ठंडू वस्तु थोड़ी गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, समान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल की तुलना में वायुदाब क्या होता है। ऊपर जाने पर वायुदाब कम होता है, आपको भी पता है। ठीक है, बस इतना याद रख लेना, हो गया। ठीक, कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचे शिखरों पर, ये क्वेश्चन रिपीट। ठीक है, एक युक्ति से प्रवाहित धारा निर्भर करती है, मैंने बताया था ओम्स लॉ होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो V बराबर आता है IR आता है। जहाँ दोस्तों याद रखना, यहाँ क्या पूछ रहा है, धारा निर्भर करती है, तो I बराबर हो जाएगा आपका V/R हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके ध्रुवों पर प्रतिरोध और सिरों पर वोल्टेज पर निर्भर करती है। सिंपल से बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था ओम्स लॉ से। ठीक है, अगर आपको ओम्स लॉ पता था और उसका फार्मूला पता था तो आप इसको सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवणी की श्रवणीय परास क्या होती है। अभी शुरू में बता दिया, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इसकी श्रवणीय परास होती है, इसकी मनुष्य की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्जी गाय का मुख्य कार्य क्या होता है। गाल्जी गाय का मुख्य कार्य दोस्तों सेक्रेशन होता है, स्रावण होता है। ठीक है, और पदार्थों को इधर उधर पहुंचाने का काम भी गाल्जी गाय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है। मैंने कल पढ़ाया था तो आपको बताया था कापर या तांबा, लेकिन आज बताऊंगा चांदी। ठीक, क्यों, मैंने बताया था आपको कि चांदी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन यदि ऑप्शन में चांदी नहीं है तो फिर तांबा लगाया जाता है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिसके द्वारा पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं मेरे भाई, उसको कहते हैं विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, वह पदार्थ विद्युत रासायनिक परिवर्तन होते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। परिभाषा याद रख लेना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी आंत क्या अवशोषित करती है। बड़ी आंत दोस्तों देखिए, भोजन का पाचन हो जाता है छोटी आंत में, उसके बाद दोस्तों जो अपचित भोजन होता है और जल वो चल जाता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत क्या कर देती है, जल को अवशोषित कर लेती है और बाकी जो बचता है दोस्तों वो क्या होता है, फिर आपके मलाशय द्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है, याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि पृथ्वी की सतह के लगभग 6 गुना होता है, 1/6 गुना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवाया हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर पर जाते हैं तो दाब क्या होगा। सिंपल सी बात है, दाब होगा कम। मैंने बता चुका हूँ, ऊपर जाने पर दाब क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग मेरे भाई एल्कोहल के उत्पादन में होता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनियों में मादा तृतीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं। मैंने बताया था मादा या फीमेल या स्त्री की बात होगी तो हमेशा क्या याद रखना है आपको, क्या याद रखना है बताइए मुझे, एस्ट्रोजन। और जब भी पुरुष या नर की बात होती है तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये मादा की बात हो रही है तो एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित हो, अंडाशय में पाया जाता है। ठीक है, अंडाशय से निकलता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूरी क्या होती है। एक दूरी दोस्तों याद रखना हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी, सदैव धनात्मक होगी। देखो एक चीज़ याद रखना, दूरी और विस्थापन क्या होती है। मान के चलो कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, कोई गाड़ी, मान के चलो कोई कार है यहाँ पर, है ना, या कोई पिंड है, पिंड यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, एक दिशा में गया तो एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और विस्थापन, देखो विस्थापन हमेशा याद रखना, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी दोस्तों याद रखना, हमेशा कहीं से कहीं भी जाओगे तो दूरी हमेशा सदा पॉजिटिव होगी, धनात्मक ही होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर विद्युत क्या होती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्थिर विद्युत मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेत्रहीन छात्र द्वारा अम्लीय क्षार सूचक क्या होते हैं, जो किसी विलयन में अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं। तो यहाँ वनीला आंसू दोस्तों याद रखना, जो नेत्रहीन छात्र होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसकी स्मेल आती है, उससे पता कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रतिक्रियाशील है जिसे केरोसिन में रखा जाता है। बता दिया भाई, सोडियम को रखा जाता है। ठीक, यही क्वेश्चन तो सब रिपीट होते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता। तो चूना नहीं दे सकता। ठीक है, चूना क्या होता है, बुझ जाता है। ठीक, इसलिए याद रखना चूना जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी पादप को उसका रसोई
शिखर कहते हैं, हरित लबक को कहते हैं, माइक्रोप्लास्ट को कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की मानक इकाई क्या होती है? बल की मानक इकाई होती है न्यूटन। ठीक, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं। ठीक है। अच्छा, बल का एक और मात्रक हो सकता है, F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बताइए मुझे? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल का मात्रा क्या है। ठीक है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी उसका मात्रक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सतह के समीप खालिस्तान वायु ऊपर उड़ती है, गर्म वायु ऊपर उड़ती है, आपको पता होगी, और ठंडी वायु हमेशा नीचे आती है। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडे का आवरण किससे बना होता है? अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना होता है और संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्म शुक्राणु कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आगे नहीं क्वेश्चन बताया था मैंने, नर्म शुक्राणु उत्पन्न होते हैं वृषण में। ठीक है। और कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का सेम आकृति के उत्सर्जी अंग मतलब दोस्तों जिससे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, और वो होती है वृक्क या किडनी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया होता है भाई 3HNO3 + 1HCl। क्या होता है? 3HCl + 1HO3। ठीक है। 3HCl + 1HO3 ये हो जाएगा आपका 3/1 का रेशो होता है। अम्लराज जिसे कहा जाता है। ठीक है। चलिए अम्लराज क्यों कहा जाता है इसको बताऊंगा आगे कभी, है ना। चलिए धुलाई के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धुलाई के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × H2O डॉट 10H2O सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। और खाने का सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है। NaHCO3। ठीक, NaHCO3 खाने का सोडा और Na2CO3 डॉट 10H2O ये धुलाई का सोडा हो गया। ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा प्राकृतिक प्रदीप्ति वाला स्रोत है? तो ये भाई आपको बताने की जरूरत है क्या? सन है, सूर्य है। ठीक है। बाकी सब प्राकृतिक है क्या? नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत धारा की उत्पन्न करती है तो रासायनिक, ऊष्मीय और उपरोक्त सभी और चुंबकीय मतलब सारे प्रभाव उत्पन्न करती है विद्युत धारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वायु कोष फेफड़ों के भीतर से उच्चतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, कहलाते हैं वायु को क्या कहलाती हैं? एल्वेओली कहलाते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें एक से अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों यसद लेपन कहते हैं, या अंग्रेजी में बोले तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर। चलिए भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है तो क्या होता है? समान वेग होता है उसका, याद रखना वेग समान ही होता है। ठीक, समान वेग से होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवर पाइप किसके बने होते हैं? सीवर पाइप क्या होता है? मैंने कल बताया था ना, सीवर पाइप दोस्तों कास्ट आयरन के बने होते हैं। ठीक है। चलिए, एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल है घर्षण। क्या होता है? घर्षण। घर्षण का क्वेश्चन तो कोई भी आ जाए आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया हूँ घर्षण। ठीक है, कि जिसको जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी। ठीक है। तो घर्षण के बहुत क्वेश्चन आते हैं और आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियन के उस pH मान को क्या कहते हैं जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय एमिनो अम्ल का अभिगमन नहीं होता? उसे कहते हैं समविद्युतपैंद आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। क्लियर। चलिए, कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी मैंने बता चुका हूँ, आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। बताया था ना, ये तरंग होती है ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये जो दूरी होती है अधिकतम विस्थापन होता है, इसको ही एम्पलीट्यूड आयाम कहते हैं। ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्या देते हैं? लवण और जल देते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण बताना चाहूँगा आपको सबसे अच्छा उदाहरण बताना चाहूँगा, ये हो जाता है आपका क्या? अम्ल का उदाहरण बताइए मुझे कोई। अम्ल का उदाहरण हो गया, जैसे मान के चलिए अम्ल का उदाहरण देखो, सोडियम क्लोराइड वाला जो बनता है यार, क्या हो गया उसका? तो देखो अम्ल होता है भाई मेरे, सबसे पहले क्षार लेता हूँ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है क्षार, और इसमें HCl मतलब अम्ल मिलाते हैं तो क्या होता है? NaCl बनता है, लवण बनता है, और H2 बन जाता है, जल बन जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में उगने वाली फसल को उपयुक्तता निर्भर करती है तो इसका स्पर्श अनुभव पर, ठीक है, रंग पर और प्रकाश पर, तीनों पर निर्भर करता है। ठीक, प्रकार पर, है ना। उपरोक्त तक सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक, अम्ल वर्षा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान होती है? तो याद रखना दोस्तों किसकी? Fe मतलब फेरस मतलब वो आयरन, कोबाल्ट और निकिल। ठीक है, इनकी जो होती है दोस्तों याद रखना, इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं सहजीवी कहलाते हैं, सिम्बायोसिस कहलाते हैं। ठीक है। चलिए बताने की जरूरत नहीं है, राइजोबियम, है ना, कितने बार बता चुका हूँ, है ना, जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। घर्षण बल निम्न के साथ बढ़ते हैं तो खुरदरापन होगा तो घर्षण बढ़ेगा। ठीक, सतह के खुरदरे पर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परावर्तक सतह अंदर की ओर बकरी है तो निर्मित द्रव्य कौन सा होगा? अंदर की ओर है
अंदर मतलब आ से अंदर, आ से अवतल हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। और एक और होता है उत्तल दर्पण, अगर उभार आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसे उभार, उसे उत्तल दर्पण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में काला किट्टू रोग किससे उत्पन्न होता है? तो याद रखना पक्सिनिया द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? पक्सिनिया द्वारा गेहूं में काला किट्टू। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या लाता है? विटामिन सी। अच्छा, विटामिन ए का क्या है? विटामिन ए का क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। ठीक, ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इससे एक पार्सलिन कप में पीना अधिक आसान होगा, क्यों? सिंपल सी बात है यार, पार्सलिन ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, कप गर्म नहीं लगता है ना। ये सब ऊष्मा से संबंधित फैक्ट हैं। आपको पता है कि ऊष्मा का थोड़ा सा भी बेसिक थ्योरी, तो आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। निम्न में से कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए? तो कटाई पर प्रतिबंध लगा दो, आग वनों में नहीं लगना चाहिए, बंजर भूमि पर वृक्षारोपण होना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदर से निकृत होता है? तो एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदर से निकृत होगा? क्षार के द्वारा ही होगा ना। तो देखो यहाँ क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्विक किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है और सबसे बड़ा मात्रक है दूरी का, है ना। शुरू में बताया हूँ, मैंने पूछा भी एक पार्श्विक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। पृथ्वी से वायुमंडल संबंध होता है गुरुत्व द्वारा। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा मेरे भाई, तो वायु जमीन पर रुकेंगी नहीं, वो कहाँ चल जाएंगी, अंतरिक्ष में चल जाएंगी। और फिर क्या होगा, वायुमंडल होगा पृथ्वी में? नहीं होगा। ठीक, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, अपनी ओर किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है। प्रेरण क्या होता है? मैं कहता हूं कि अगर मैं प्रेरण लेता हूं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी से, तो मुझे एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास जाने की जरूरत है क्या? मैं तो उनसे दूर से भी प्रेरण ले सकता हूं। बस यही कहानी है। प्रेरण मतलब दूर से, मतलब दोस्तों दूरी से भी क्या हो जाती है, कोई वस्तु आवेशित हो जाती है, आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल बीयरिंग का प्रयोग यहाँ किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? सोना है, गोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है? तो नागफनी में जो कांटा होता है दोस्तों, याद रखना वो पत्ती का रूपांतरित रूप होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे बाष्पोर्जन कम हो जाता है। ठीक, पत्ती जब कांटे में कन्वर्ट हो जाती है तो बाष्पोर्जन। वैसे ही तो देखो, याद रखो, नागफनी जो होते हैं कहाँ उगते हैं? ये उगते हैं भाई जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, मरुस्थलीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक, तो वैसे ही तो पानी कम है वहाँ, अगर फिर भी बाष्पोर्जन ज़्यादा होगा, पत्ती से ज़्यादा बाष्पोर्जन होगा, तो ये क्या करते हैं, कांटे में बदल जाते हैं। और कांटे में बदलने से एक फायदा और ये होता है कि इन्हें कोई भी जानवर नहीं खाता। ठीक, क्या होता है, कोई भी जानवर नहीं खा पाता। ठीक, टाका किसका मिश्र धातु है? लेड और टिन का मिश्र धातु होता है टाका या सोल्डर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो पित्त उत्पन्न होता है गॉल ब्लेडर में। यदि आपको गॉल ब्लेडर ऑप्शन दिखे तो गॉल ब्लेडर लगाना, यकृत दिखे तो यकृत दिखाना में लीवर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि दोनों की थोड़ी अलग अलग है, मैंने दोनों समझा चुका हूँ। ठीक है, कि कहाँ से कौन सा उत्पन्न होता है और कहाँ कौन सा जमा होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चालन संभव होता है जब वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो और उन पर तापमान अलग अलग होना चाहिए, भिन्न ताप होना चाहिए, तब जाके चालन संभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यांत्रिक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो डायनेमो होता है। जिसको अब देखो, डायनेमो आप पढ़ते हो और आपको पता ही नहीं है कि डायनेमो को जनरेटर कहते हैं या जनित्र कहते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, याद रखना ये डायनेमो को ही जनरेटर या जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम एक प्रकार का क्या होता है? राइजोबियम दोस्तों याद रखना सहजीवी जीवाणु होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जैसे मटर हो गया, मूंग हो गया, आपका सेम हो गया, है ना, फली हो गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर बनने के लिए धातुओं में क्या होना चाहिए? तो इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है, नुकसान होगा तभी तो आप स्थिर होगे ना। क्लियर बात, नहीं तो स्थिर बनना है मतलब बाहरी चक्र में इसके क्या होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। त्याग दो भाई और अपन क्या हो जाओ। कहते हैं ना कि यार, कुछ लोग सुना होगा कि बच्चों की शादी करने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, इसी प्रकार से ये कहानी यहाँ भी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु M के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, नाइट्राइड का सूत्र दोस्तों याद रखना Mn होगा। ठीक है, Mn होगा, नाइट्राइड का सूत्र Mn होगा। क्लियर। चलिए, जब लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? चलो आप बताइए मुझे। देखिए, लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखना, लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? अभी मैंने कॉपर वाला एक सवाल कराया था आपको, तो वहाँ क्या बताया था दोस्तों? कॉपर वाले सवाल में बताया था मैंने आपको कि वहाँ क्या होता है, विस्थापन होता है, यहाँ प्रतिस्थापन होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निषेचित अंडे को क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, जायगोट कहते हैं।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? तो मैंने बताया था दो धातु का सोना चांदी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है या शुद्ध अवस्था में पाई जाती है। सोना आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? सोना। ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो याद रखना दोस्तों, आभासी बनाता है। आभासी कौन बनाएगा? आभासी बनाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, देखो याद कैसे करोगे। आभासी होता है दोस्तों, याद रखना, आभास होना। ठीक, क्या होना? आभास होना। और एक होता है वास्तविक। तो वास्तविक मतलब क्या होता है? वास्तविक मतलब सच में, रियल। ठीक है, आभासी क्या होता है? जैसे मान के चलो दोस्तों, उदाहरण के लिए आप याद रखना, देखिए आपकी गाड़ी में क्या होता है, आपकी गाड़ी में जो साइड मिरर लगी रहती है उसमें यूज करते हैं हम उत्तल लेंस का। ठीक है, तो याद रखना, उसी से याद रख लो कि हम उत्तल लेंस हमारी गाड़ी में लगा रहता है साइड मिरर में, तो उसमें अब हमको ऐसा आभास होता है। क्या होता है? आभास होता है कि पीछे की गाड़ी का प्रतिबिंब बन रहा है। याद करने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो याद रखना उत्तल आभास, उत्तल आभास। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल में क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अभी हो गया, रिपीट हो गया। दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है। देखिए दूध पाउडर की चाय पिए होगी ना, तो क्या होता है? जल निष्कासन। पानी निकाल दो आप, अपने जो दूध रहता है, मिल्क रहता है, उससे जल निकाल दोगे तो दूध पाउडर बन जाता है। फिर अपन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत दिनों तक घर में डब्बा में बंद करके सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो बताइए क्या कहलाते हैं? प्रोक्रियोटिक कहलाते हैं, यूक्रियोटिक कहलाते हैं? बताइए। तो ये कहलाते हैं प्रोक्रियोटिक। ठीक है, जिसमें अनुपस्थित प्रोक्रियोटिक, जिसमें उपस्थित यूक्रियोटिक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली, ये फिर रिपीट हो गया है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आपके पास दो कील हैं, मतलब दो खीला है। एक तीसरे सिरे वाला, मतलब अच्छा नुकीला सिरा वाला। ठीक है, और दूसरा भोतरे सिरा वाला, मतलब इसको क्या कहते हैं? भोतरे सिरा वाला मतलब क्या कहते हैं? बोठला कहते हैं अपन सिंपल भाषा में, है ना। तो यदि आप दोनों पर समान बल लगाते हो तो कील जो पहले घुसेगी, बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। जिसका सिरा तीसरा नुकीला है वो जल्दी घुसेगी, और बोठला जो नुकीला रहेगा वो सेंटिंग में जल्दी ठुकता है क्या? नहीं ठुकता। ठीक, चलिए तो ये हो गए आपके साइंस के 100 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और यदि क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ठीक है, तो वीडियो को क्या करना, आपको वीडियो को लाइक करना है, और चैनल में नया होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हर दिन की तरह मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, और आज मैंने जो पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसे आपको कमेंट करके बताना है। और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन इस बात का परिचायक होता है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितने सीरियस हैं, यहाँ तक कौन स्टूडेंट पहुँचता है। ये बहुत बड़ा पैसेंस, जिस स्टूडेंट के अंदर पैसेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फटाफट यूट्यूब में कहीं भी सर्च कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चन, दो चार देखे और भग गए, दो चार देखे भग गए। ऐसे में ना तो आपका भला होगा, ठीक है, ना आपका कभी सिलेक्शन होगा। ठीक, पैसेंस बना के रखो। पूरा वीडियो जिस बंदे ने देखा होगा, ये बात है वो उसी, मेरी बात है वही सुन रहा होगा ये, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन लिखना, कमेंट करके बताना इसका आंसर। क्वेश्चन है, घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक, आंसर बताना मुझे, घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।